Jai Hind friends, welcome to this information enriched session of editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jaini. दोस्तों आज का यह जो लेख है वह टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शित हुआ था 23 नवंबर यानी कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में। जो शीर्षक आप लोग देख रहे हैं 66S रीबर्थ, तो यह सेक्शन 66 की बात कर रहा है जो कि इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के तहत हमने जिसकी जो है बात की थी 2000, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक कर दिया था वर्ष 2015 में, यानी कि रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरे सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जाहिर कर दिया था कि यह पूरे का पूरा जो है वह गैर बंधारणीय है, प्लस इट एक्चुअली कब्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जो है स्पीच और जो एक्सप्रेशन है, वक्तव्य और अभिव्यक्ति है, उसको कर्ब करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था वर्ष 2015 में। और यह जो ऑब्जर्वेशन था वो भी एक पिटीशन के द्वारा ही यह मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ था, और वह यह मामला श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आज के दिन। और यह मामला जो दर्ज हुआ था उसका जो कारण था वह था महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा दो लड़कियां जो थी उसकी धरपकड़ हुई थी, जिसका नाम, एक का नाम रीनू श्रीनिवासन है और दूसरी का नाम साहिन दादा है। इन लोगों ने सोशल मीडिया में कुछ ऐसी बातें जो है वह प्रसारित की, यानी कि वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बंद विच वाज कॉल्ड बाय शिवसेना, ए रीजनल पार्टी ऑफ महाराष्ट्र। और उसी का विरोध करने वाली जो पोस्ट थी उसको प्रसारित करने में, उस गुनाह में महाराष्ट्र पुलिस ने इन दो लड़कियों को हिरासत में लिया था। यह घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, और वहीं एकदम जो है जोर शोर से डिबेट हुई थी सेक्शन 66 के ऊपर, 66A के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उसने भी खारिज कर दिया, नल एंड वॉइड इसको करार दे दिया। अब यहाँ जो हमारे गुमनाम लेखक है, वह लेखक को लगता है कि केरला में जो आज के समय जो थोड़े फेरफार हो रहे हैं उसके मुताबिक लेखक को चिंता है कि यह जो 66A आर्टिकल है यह इसका पुनर्जन्म होने वाला है या हो गया है, ऐसा लेखक को लगता है। और इसी के बारे में लेखक ने जो है पूरे लेख में जिक्र किया है। लेख माहिती के हिसाब से ठीक ठाक है, मगर उसमें से जो हमें सामान्य अभ्यास के तत्व देखने हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यह पूरे लेख की दो चरणों में बात करेंगे। पहला चरण रहेगा लेख का निष्कर्ष, और दूसरा चरण रहेगा हमारी जो संशोधन है, हमारा जो रिसर्च है सामान्य अभ्यास के तत्वों के बारे में, जो लेख संबंधी हो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारा लेख आज का। सबसे पहले हम इसका फोटोग्राफ देख लें। इट इज एन अननेम्ड आर्टिकल विच इज पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ 23 नवंबर 2020। देखिए यह पूरा लेख है, और इस लेख में थोड़ी बातें की गई है जिसका जिक्र हम लोग हमारे दूसरे चरण में कर लेंगे। अब देखिए, सर्वप्रथम हमें निष्कर्ष देखना है कि यह लेख कहना क्या चाहता है पूरा का पूरा सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग हमारी जो अभ्यास की यात्रा है वह आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं, केरल राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया, यानी कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया, जिससे केरला पुलिस एक्ट में संशोधन किया गया। केरला पुलिस एक्ट जो है राज्य की, उसमें संशोधन किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। और हम सबको पता ही है कि ऑर्डिनेंस कब आता है, कैसे लाया जाता है, और इसका क्या गुण है, वो हमने हमारे जो है आगे के कुछ एडिटोरियल्स में हमने जिक्र किया था कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तभी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, पार्लियामेंट सेशन में आने तक जो है कुछ समय सीमा में उसको पारित कर लिया जाता है वरना खारिज हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। तो वही ऑर्डिनेंस का लाभ लेते हुए या उसकी मदद लेते हुए केरला की राज्य सरकार ने, जो कि लेफ्टिस्ट है, उसने केरला पुलिस एक्ट में संशोधन किया। क्या संशोधन किया? तो इस संशोधन से साइबर बुलिंग यानी कि डरा धमकाना हम लोग कह सकते हैं, को रोकने के लिए पुलिस को सत्ता दी गई है। देखिए, इस संशोधन से एक अनुच्छेद जो है वह उमेरा गया है इस केरला पुलिस एक्ट में, और उस अनुच्छेद जो है वो 118A है। इसके तहत पुलिस को सत्ता दी गई है कि अगर आपको लगे कि साइबर बुलिंग हो रहा है, कोई ऐसी माहिती जो है जो थोड़ी आपत्तिजनक है, जो प्रसारित नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है, तो पुलिस ही इस अनुच्छेद के तहत जो है एक्शन में आ सकती है
और जो गुनहगार है उसको हिरासत में ले सकती है। लेखक चिंता में है कि यह संशोधन सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000 का रूप ना ले ले। निसंदेह लेगा ही, क्योंकि आगे हम लोग जब कंपैरिजन देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि देयर आर वेरी सेम प्रोविजन। इनफैक्ट पेनल्टी तो यह केरला एक्ट में या केरला ऑर्डिनेंस में थोड़ी ज़्यादा है, जो कि सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट में थोड़ी कम थी, जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। मगर लेखक को ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वह कर्ब किया जाएगा केरला में इस जो है संशोधन के तहत या इस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 118A ऑफ केरला पुलिस एक्ट 2011। केरला पुलिस एक्ट दरअसल छोटा सा डॉक्यूमेंट है, लगभग 130 या 131 सेक्शनों वाला। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह अप्रोक्सीमेट 400 आर्टिकल्स वाला है, 400 सेक्शन वाला है। ऐसे ही यह जो केरला पुलिस एक्ट है वो थोड़ा छोटा है, 131 सेक्शन वाला है, जिसमें से 118A जो है उसको उमेरा गया है। और दूसरी बात, जब हम लोग कानून में सेक्शंस की बात करते हैं और उसमें पीछे अल्फाबेट आए, तो हमें निसंदेह समझना है कि यह अमेंडेड है। यहाँ A आए, B आए, C आए, कोई भी आए, तो हमें यह याद रखना होगा, हमें यह समझना होगा कि यह अमेंडमेंट है। मूल कानून में यह अनुच्छेद जो है हाजिर नहीं होगा, उसको बाद में संशोधन से जो है लागू किया जाएगा। तो ये हमें बात याद रखनी है। यहाँ भी आर्टिकल जो 66A है वो भी पीछे से ही उमेरा गया है, मूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में नहीं था, मगर आगे ऊपर सरकार को इसकी जरूरत लगी और आई थिंक इन 2009 बाय ओनली अमेंडमेंट इन आईटी एक्ट यह जो अनुच्छेद है उसको उसमें उमेरा गया, उसको इसमें चढ़ाया गया, लिखा गया। तो कहीं भी पीछे अल्फाबेट आया तो हमें समझना है कि मूल कानून में यह हाजिर नहीं होगा, बाद में संशोधन करके उसको जो है उमेरा गया होगा। देखते हैं अब लेख संबंधी हमारे सामान्य अभ्यास के तत्व जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि यह जो 66A था, जिसके लिए या जिसकी वजह से पूरे देश में जो है राजनीतिक भूकंप मच गया था 2015 में, तो वो दरअसल है क्या, किन वस्तुओं के ऊपर बाधा डालता है, जिसका जिक्र हम लोग यहाँ करेंगे। देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से संदेश या माहिती को प्रसारित करे, जो माहिती सर्वप्रथम अपमानजनक हो या डरा धमकाने वाली हो, यानी कि ऑफेंसिव हो या मेनाकिंग हो, दूसरा गलत हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, तो भी यही जो है हमारे ऊपर आरोप लग सकते हैं और इसी अनुच्छेद के संदर्भ में हमें हिरासत में लिया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना हो, किसी का अपमान करना हो, किसी की छवि को खराब करना हो, कोई ऐसी माहिती हो जो आपराधिक हो या द्वेषपूर्ण हो, रिवेंज अगर लेना हो आपको, क्लियर। तो ये सब प्रकार की माहिती फैलाने वाला या उसको माहिती को जन्म देने वाला इस सेक्शन के तहत गुनहगार माना जाएगा और उसको हिरासत में लिया जाएगा और महत्तम 3 वर्षों तक जो है उसको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और आई थिंक 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो हमें याद यही रखना है कि इतने प्रकार की माहिती जो प्रसारित करता है या जो कोई बनाता है, उन दोनों के सामने कार्यवाही हो सकती है, हो सकती थी। आज के समय 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको रुकवा दिया है, इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है। तो आज के समय यह आईटी एक्ट में मौजूद नहीं है, मगर जब मौजूद थी तब इसका बहुत ही भयंकर उपयोग हुआ है, राजनीतिक हितों के लिए उपयोग हुआ है। जो है जो भी राजकीय पक्ष है सत्ता में, वो अपने फायदे के लिए इसका उपयोग करता था। और रफली मुझे याद नहीं है आंकड़े, मगर रफली 2015 एक ही वर्ष में 3100 के ऊपर लोगों को हिरासत में लिया गया था अंडर दिस एक्ट इंडिया वाइड। 2014 में इट वेर नियर टू 2500 पीपल। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस अनुच्छेद का या इस सेक्शन का एकदम जो है उपयोग जो है वह गैर-उपयोग हो रहा था। इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। देखते हैं आगे। तो ऐसी माहितियों के सर्जक व वाहक को
वाहक यानी कि जो कोई प्रसारण करने वाला है, अगर किसी का भी मैसेज आया और हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे तो हम भी इक्वल ही गुनहगार है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, गुनहगार थे। 3 वर्षों तक की सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना भी हो सकता है, विच कैन एक्सटेंड अप टू लाख रुपए। माहिती का प्रकार कोई भी हो सकता है। देखिए, माहिती किसी भी प्रकार में प्रसारित की गई हो जिसमें टेक्स्ट आ गए, जिसमें इमेज आ गई, टेक्स्ट यानी कि लिखित संदेश, इमेज यानी कि कोई चित्र, ऑडियो क्लिप आ गई या वीडियो क्लिप आ गई, या किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड चीज वस्तु, कोई भी फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जिससे सामने वाली व्यक्ति का जो है अपमान हो सकता है या उसकी जो है आबरू जा सकती है, यानी कि उसको डिफेम किया जा सकता है। इस अनुच्छेद को संशोधन द्वारा उमेरा गया था, जिसका जिक्र हमने किया, और वो संशोधन था वह 2009 में हुआ था। एक्ट पार्लियामेंट में एनेक्ट 1999 में हुआ था, आईटी एक्ट, और 2000 से लागू हुआ था। यह हमें याद रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पटल के ऊपर 1999 में आ गया था और 2000 के साल में यह लागू हो गया था, और 2009 में 8/9 में इसके ऊपर संशोधन हुआ था। अब आगे देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है वो क्या है, कैसे कौन से कारण थे जिसके लिए हमें यह लागू करना पड़ा, और इस एक्ट के उद्देश्य क्या है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा जो है वह ब्रीफली हम लोग करते हैं। देखते हैं 2 मुख्य कारण जिसकी वजह से भारत में आईटी एक्ट लागू करना पड़ा। 2 मुख्य कारण है, वैसे तो कई कारण है, मगर सिंप्लीफिकेशन के लिए वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 ब्रॉड हेड, जिसको मैंने डिवाइड करा है आपके लिए। सर्वप्रथम, कंप्यूटर व डिजिटल क्रांति आने से व्यापार के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन हुआ। नए स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए, टू गिव रिकॉग्निशन टू ए न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड विच वाज एमर्ज्ड बाय कंप्यूटर रिवॉल्यूशन एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन, कानून को लागू कर दिया गया। क्योंकि अब ट्रेड का स्वरूप जो है वह फर गया था, ट्रांजैक्शंस का स्वरूप जो है वह उसमें फेरफार आ गए थे, और भारी मात्रा में फेरफार आए थे। जिन चीज़ों को पहले 1 सप्ताह लगता था वह अब 1 दिन में हो जाने लगी, 2 दिन में हो जाने लगी। तो भारत के व्यापार को डिजिटल बनाने के लिए, भारत के व्यापारियों को डिजिटल बनाने के लिए यह अनिवार्य था कि इस पूरे जो प्रकरण है, यह प्रकरण को सुनिश्चितता प्रदान की जाए, और वही सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए यह कानून जो है वह लाया गया, उसको पारित करवाया गया और उसको लागू भी करवाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन क्या है, वर्ष 1997 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के UNCITRAL कानून को अपनाया। ये यूनाइटेड नेशन का है, एक कानून है जो कि ई कॉमर्स को मान्यता देता है, ई कॉमर्स को मान्यता प्रदान करने वाला कानून है, मॉडल लॉ है। यह एक ई कॉमर्स का मॉडल लॉ है या मॉडल कानून कह लीजिए, जिसके तहत प्रत्येक सभ्य राष्ट्र को अपने क्षेत्र में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कानून पारित करने थे। देयर वाज अ प्रोविजन इन दिस मॉडल लॉ कि जो कोई भी सिग्नेटरी राष्ट्र हो, जो कोई भी हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र हो या देश हो, उस देश को अपने क्षेत्र में ई कॉमर्स की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ई कॉमर्स को नियंत्रित करने वाला कानून जो है वह लागू आवश्यक करना ही पड़ेगा। तो यह भी एक कारण हम लोग कह सकते हैं कि इसी के तहत इसके प्रावधानों को जो है फॉलो करने के लिए भारत ने आईटी एक्ट जो है उसको लागू करवाया, पारित करवा के। देखिए, इसका फुल फॉर्म जो है यह है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। उसके बाद देखते हैं, तो देखिए इस कानून के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य को भी हम लोग 3 विभाग में वर्गीकृत कर सकते हैं हमारे पढ़ाई की सरलता के लिए, हमारी समझ को और बेहतर बनाने के लिए। सर्वप्रथम, ई कॉमर्स को मान्यता प्रदान करना। इट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू रिकॉग्नाइज द ई कॉमर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स को भी वैधता प्रदान करना। अब धीरे धीरे डिजिटल युग आ गया है, क्रांति हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वह फिजिकल से अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहे हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर भी थोड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो इसको भी मान्यता प्रदान करना। और तीसरा, ऑनलाइन वित्तीय वहीवट को संरक्षण प्रदान करना। जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, फंड ट्रांसफर होते हैं, उन सबको भी जो है मान्यता प्रदान करना या उन सबको भी संरक्षण प्रदान करना। देखिए, यहाँ एक नोंद दी गई है हमारे पास, जिसके तहत इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पिनल कोड 1860 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट
1934 को भी संशोधित किया गया है। देखिए, अकेले आईटी एक्ट लाने से कुछ नहीं होगा, हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें भी हमें फेरफार करने होंगे। आज के समय हम लोग जो स्क्रीनशॉट को एज एविडेंस पेश कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, इट इज ड्यू टू द अमेंडमेंट इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये अमेंडमेंट हुआ तभी पॉसिबल हुआ कि आज हम लोग हमारे स्क्रीनशॉट है वो दे सकते हैं। सिनेमा में जाए तो हमारी जो टिकटें होती है वो हमारे मोबाइल में आती है, रेलवे की ट्रैवलिंग टिकटें हमारे मोबाइल में रहती है, तो इट इज ड्यू टू दिस अमेंडमेंट्स। उसके बाद इंडियन पिनल कोड 1860, इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए। इसमें भी डिजिटल फ्रॉड के जो प्रावधान है उसको उमेरा गया कि भाई फ्रॉड फिजिकली नहीं होते, फ्रॉड अब डिजिटल भी होंगे, क्योंकि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वे हो रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को भी अमेंड किया गया, क्योंकि जैसे जैसे पूरे भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ते गए तो अब धीरे धीरे बैंकों को भी इसमें इन्वॉल्व होना था। बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन रूप जो है वे लेने वाले थे, तो उसको भी अमेंड किया गया। तो आरबीआई एक्ट को भी अमेंड किया गया। देखिए, इंडियन पिनल कोड जो है यह भारतीय दंड संहिता है, ये हमें सबको मालूम होना चाहिए। देखिए, यहाँ एक हमारे पास कंपैरिजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपैरिजन है, और आज के इस सेशन का लास्ट टॉपिक है। देखिए, स्टक्ड सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 और इवोक्ड सेक्शन 118A ऑफ केरला पुलिस एक्ट, दोनों के बीच में कंपैरिजन है कि कहाँ उन दोनों के बीच में साम्यता है और कहाँ उन दोनों के बीच में भेद है। देखते हैं सर्वप्रथम कर्ब्ड साइबर बुलिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस। यस, दोनों के जो उद्देश्य है वे सेम है। साइबर बुलिंग को कर्ब करना है और इलेक्ट्रॉनिक जो ऑफेंस होते हैं उसको रोकना है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स होते हैं उसको रोकना है। ऑनर्स ऑन लॉजिंग कंप्लेंट बाय विक्टिम, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्या था सेक्शन 66A में पुलिस का जो डिस्क्रिशन है उसको उपयोग में नहीं ला सकते थे। विक्टिम के द्वारा अगर फरियाद दर्ज करवाई जाए, then only police was able to take action. Police was barred for using its discretion. तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ मैंने लिखा है पुलिस कैन नॉट यूज डिस्क्रिशन, यानी कि पुलिस अपनी विवेक बुद्धि से जो है सामने से कोई फरियाद दर्ज नहीं कर सकती। मगर यहाँ ट्विस्ट है, केरला के एक्ट में, केरला एक्ट क्यों अलग है, क्यों थोड़ा ड्रैकोनियन है, ये बात यहीं छुपी है। ऑनर्स इज पुलिस ऑफिसर इटसेल्फ कैन रजिस्टर एफआईआर। कोई विक्टिम की जरूरत ही नहीं है, विक्टिम के बयान की, विक्टिम के स्टेटमेंट की या विक्टिम के जो हम कहेंगे कि शिकायत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर पुलिस को लगे कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग तो पुलिस ही अपने आप एफआईआर जो है वह दर्ज कर सकती है। डिस्क्रिशन ऑफ पुलिस इज यूज्ड, और ऐसा डर है कि यह डिस्क्रिशन पुलिस का एक्सटेंसिवली यूज होगा, उसका गैरउपयोग होगा और केरला सरकार के द्वारा ही होगा। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर होगा कि जो केरला सरकार के विरुद्ध में बोलते हो, केरला सरकार की नीतियों का विरोध करते हो, लेफ्टिस्ट सरकार का विरोध करने वाले जो तत्व है उसके ऊपर यह जो एक्ट है उसका उपयोग निसंदेह होने वाला है। देखते हैं पनिशमेंट की जोगवाई, अप टू 3 years ऑफ जेल एंड फाइन अप टू 1 लाख और बोथ। तो ये प्रावधान है सेक्शन 66 के कि 3 वर्ष तक सजा हो सकती है या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं, थोड़े थोड़े। वहीं केरला पुलिस एक्ट में जो नया एक्ट घुसाया गया है उसके बारे में देखें, उसकी पनिशमेंट की जोगवाई तो अप टू 5 years ऑफ जेल। देखिए, पनिशमेंट ज्यादा है, और फाइन अप टू 10,000 और बोथ। तो थोड़ा ड्रैकोनियन है इन कंपैरिजन टू सेक्शन 66, और वही बात करता है जो 66 करता था, टू कर्बिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, which was actually struck out by Supreme Court saying that it is null and void, it is unconstitutional, it actually violates the fundamental rights. ठीक है, तो ये थी कंपैरिजन। एक दो बातें हैं जिसकी हमें चर्चा करनी है, और ये जो बातें ऐसी है कि सर्वप्रथम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, क्लियर, वो फंडामेंटल राइट्स, दो राइट्स को छोड़ के कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। गवर्नमेंट कैन कर्ब एनी ऑफ द राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो दे आर जस्टिसेबल बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अगर सरकार को लगे कि राष्ट्र खतरे में है, सामूहिक खतरा है, राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, देशद्रोह का मामला है, तो किसी भी बैनर के नीचे वे लोग हमारे पास से यह राइट्स जो है वे ले सकते हैं। आज के समय इसका कश्मीर जो है वह
जो है अच्छे से अच्छा इसका उदाहरण है। वहाँ इंटरनेट नहीं है, कई सारी ऐसी जो है फंडामेंटल चीज़ें नहीं है जो कि हमें यहाँ मिल रही है, और कश्मीरी जो है वे वंचित रह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मगर फंडामेंटल राइट्स जो है वे मिलना जरूरी है। तो यहाँ हम लोग यह जो दलील है वो दो पक्षों में कर सकते हैं। एक कि क्या फंडामेंटल राइट्स नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर है, और दूसरा क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है, क्या फंडामेंटल राइट्स को कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये दो मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। दोनों में बैलेंस रखना है, कोई उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आर्टिकल 19(2) जो है जिसका वायोलेशन हो रहा है वह वायोलेशन नहीं होना चाहिए, मगर सामने अगर राष्ट्र के ऊपर खतरा हो, राष्ट्र की सोवरेनिटी के ऊपर खतरा हो, राष्ट्र की इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा हो, संप्रभुता या अखंडितता आप कह लीजिए, तो निसंदेह यह जो फंडामेंटल राइट्स है वे कर्ब करने ही होंगे, क्योंकि व्यक्ति राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता, राष्ट्र सबके ऊपर है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे हालत में फंडामेंटल राइट्स जो है वे कर्ब कर सकते हैं अथॉरिटी, उसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो केरला सरकार के द्वारा यह जो ऑर्डिनेंस दाखिल करवा के पिछले दरवाजे से यह सब कुछ लागू करवा के एक ही संदेशा में भेजती है केरला की सरकार या केरला की राज्य सरकार कि वे लोग सरकार के विरुद्ध कोई भी आवाज जो है वे नहीं उठने देंगे। जो कोई भी केरला की राज्य सरकार की नीतियों का सामना करेगा या उसको अपोज करेगा, वे उनको इस सेक्शन के तहत वे उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि यह पावर जो है यह पुलिस को दिया गया है, यानी कि, और हमें सबको मालूम है कि पुलिस जो होती है वो राज्य सरकार की जेब में होती है, क्योंकि स्टेट लिस्ट का विषय है पहले तो, और लोकल इतना इन्फ्लुएंस होता है हमारे आज के राजनेताओं का कि लोकल पुलिस जो है या स्थानीय या राज्य की पुलिस है वह इन राजकारणियों के जेब में ही रहती है। तो पूर्ण रूप से हमें ऐसी आशंका है कि इस अनुच्छेद का या इस अमेंडमेंट का भरपूर रूप से गैरउपयोग होने वाला है केरला की सरकार के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। हमने कई सारी बात देखी, लेख देखा, लेख में जो 66A है उसके बारे में भी थोड़ा देखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी देखा, उसके उद्देश्य जन है, दोनों के बीच में कंपैरिजन की, और ये भी व्यू देखा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वे एब्सोल्यूट है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। जब राष्ट्र को जरूर पड़े तो दे कैन कर्ब इट, दे कैन मेक इट स्टॉप, दे कैन स्टक इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी देखी कि कौन सा लॉ जो है वो ड्रैकोनियन है, मगर एट द एंड वी कंक्लूडेड दैट केरला का जो लॉ है वो ड्रैकोनियन तो है ही, और उसका उपयोग जो है वो भी एकदम खराब रूप से होने वाला है केरला की राज्य सरकार के द्वारा। तो आज इतना ही, कल मिलेंगे अगले लेख के साथ, अगले विषय के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।